अब्दुल बासित एडवोकेट आपके सवालों के जवाबात के सिलसिले में, और आपके सवालात के जवाबात का सिलसिला जारी है। और कोयटा से हमारे एक दोस्त ने, जिनका नारकोटिक्स से ताल्लुक़ है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि ये नारकोटिक्स के मुलजिमान, मंशियात के मुलजिमान अक्सर औकात छूट क्यों जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा कि मंशियात के मुलजिमान अक्सर केसेस में छूट जाते हैं, और आज की वीडियो में मैं वो तमाम बातें बताऊंगा जिसकी वजह से मंशियात के मुलजिमान छूट जाते हैं और वो बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून से लाइल्मी होना, कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं इनको कानून से लाइल्मी है और इन्हें ये नहीं पता कि कानून के मुताबिक हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं है। अच्छा, नारकोटिक्स एक्ट क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है, तो इसके अंदर एक स्पेशल बात लिखी है जो सेक्शन 29 के अंदर लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स इन ट्रायल्स अंडर दिस एक्ट, it may be presumed unless and until the contrary is proved that the accused has committed an offense। इस सेक्शन के बताया गया है कि जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये इसके पास से निकले हैं, नारकोटिक्स का जो भी मामला है वो जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, तो वो उस केस का मुलजिम ही कहलाएगा और उसका जो बर्डन होगा वो मुलजिम के ऊपर होगा कि वो ये साबित करे कि ये चीज़ जो है वो मेरे पास से बरामद नहीं हुई है या मैंने ये जुर्म नहीं किया है। जब तक वो ये साबित नहीं करेगा वो इस केस का मुलजिम है। और प्रोसिक्यूशन को ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके ऊपर सिर्फ ज़रा सी जिम्मेदारी है, और अगर उसने अपने केस को ख़राब किया तो वो मुलजिम जो होता है असल वो छूट जाएगा। अच्छा, इस बारे में मैं आपको एक जो है वो एक किताब बताता हूँ जिसके अंदर इस बात को सही तरह से डिफ़ाइन किया गया है। किताब में लिखा है जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 इज़ अ स्पेशल लॉ was enacted mainly to curb the menace of narcotics in the country. One of the main striking features providing in the act, which was different from the general principles of cell administration of criminal justice, was that onus to prove the guilt of accused had not been placed entirely to the prosecution, but on the accused to prove his innocence. Legislature had cast a presumption in favor of the prosecution, which had to be rebutted by accused to prove his innocence. Prosecution could not be totally absolved of his obligations and duty of initially establishing a prima facie case of recovery of contraband from consigned possession of accused, and only after the said initial burden was discharged by the prosecution that onus would shift upon accused to prove his innocence। किताब का नाम है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1108। प्रोसिक्यूशन के ऊपर सिर्फ प्राइमा फेसी केस बनाना जिम्मेदारी है, और प्रोसिक्यूशन जब प्राइमा फेसी इस बात को साबित करेगी कि ये चीज़ इसके पास से रिकवर हुई है, तो सारा का सारा बर्डन जो होता है वो केस का वो मुलजिम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और मुलजिम को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास से निकला है ये मंशियात का सामान या नहीं निकला, ये मंशियात उसके पास से रिकवर हुई है या नहीं हुई, अदरवाइज़ उसको सज़ा हो जाएगी। इस बात को प्राइमा फेसी बनाना होता है, पेश करना होता है, साबित करना होता है। सबसे मेन जो बात है वो तो ये है कि पुलिस क्योंकि झूठे केसेस बनाती है, किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है, कोई मामला होता है, किसी ज़मींदार आदमी ने कुछ पैसे दे दिए और केस जो है वो किसी के ऊपर झूठा बना दिया, उसके ऊपर नारकोटिक्स डाल दी, ऐसा कर दिया, इन चीज़ों की वजह से केस जो है वो डैमेज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पुलिस जो है वो अपना काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं करती, प्रोसिक्यूशन अपना काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से नहीं करती, जिस वजह से केस कमज़ोर हो जाता है और मुलजिमान छूट जाते हैं। अगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से करने लगे और झूठे केसेस बनाना छोड़ दे और सच्चे केसेस बनाए, तो केसेस जो है वो मजबूत बनेंगे और मुलजिमान को सज़ा होगी। जैसा कि आम तौर से हम भी क्योंकि डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम करते हैं, तो
तो होता ये है केसेस के अंदर, जो बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस क्या करती है कि अगर कोई केस बनाया है और रिकवरी करी है उन्होंने किसी औरत के पास से, कोई औरत जो है वो मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, उसके कब्ज़े से कोई चीज़ निकली है, तो वो क्या करते हैं कि औरत मुलजिमा को गिरफ़्तार किया है किसी कांस्टेबल के ज़रिए से, किसी औरत कांस्टेबल के ज़रिए से, और उस औरत को जिस कांस्टेबल के ज़रिए से उसकी चेकिंग ली गई थी, उसके पोजीशन से कोई चीज़ निकली गई थी, उस औरत को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उस औरत को जो है वो कोर्ट के अंदर गवाह के तौर पर पेश नहीं करते, जिसकी वजह से केस डैमेज हो जाता है। उस औरत को पेश अगर किया जाए तो सज़ा हो जाएगी, अगर उस औरत को पेश नहीं किया गया तो मुलजिम बच जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी औरत के पास से मंशियात का सामान बरामद होता है, तो उस औरत की तलाशी लेने के लिए कोई औरत कांस्टेबल चाहिए। किसी औरत कांस्टेबल को आपने कहाँ से उठाया था, कैसे उसको लेकर गए और उसकी कब तलाशी ली, और जिस औरत कांस्टेबल से उसकी तलाशी आपने दिलवाई है, जिसने उसकी तलाशी ली है, उस औरत को गवाह बनाया है या नहीं बनाया, और अगर उसे गवाह बनाया है तो उसे कोर्ट में पेश किया या नहीं किया। अगर इन बातों में से किसी बात के ऊपर कोई गलती हो जाएगी और उस कांस्टेबल को कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जाएगा जिसके ज़रिए से औरत की तलाशी ली गई थी, तो वो मुलजिमा छूट जाएगी। ये बात लिखी गई है 2016 YLR 1362 में। दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर अहम बात है वो ये है कि मिक़दार मंशियात जो केमिकल एग्जामिनर को भेजी जाती है वो हर पार्सल से अलग-अलग लेनी चाहिए। अगर कई पार्सल हैं, कई टुकड़ों के अंदर जो है वो मंशियात मौजूद है, तो हर पार्सल से अलग-अलग लेनी चाहिए। अगर नहीं ली गई और केमिकल एग्जामिनर को जो मंशियात भेजी गई है वो किसी एक ही में से ले ली, 10 शॉपर हैं 5-5 किलो चर्च के, 10 में से नहीं ली गई और किसी एक शॉपर में से लेकर और उसको भेज दिया गया, तो मुलजिम छूट जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, हर शॉपर में से अलग-अलग लेकर उसको भेजना होता है। ये बात लिखी गई है 2016 क्रिमिनल लॉ जर्नल 196 पर। अच्छा, आप जब कोई ऐसी गलती करते हैं तो जो डिफेंस कौंसल होता है, डिफेंस कौंसल उसको डिफेंड कर लेता है और इस बात को रिकॉर्ड पर लेकर आ जाता है कि भाई आपने जो चीज़ रिकवर करी वो किस शेप में थी, उसके जो है वो कितने पार्सल थे और जो है वो किस तरह रखी हुई थी, उसकी जो है वो शक्ल सूरत कैसी थी, मतलब वो लंबा सा था या चौरस था या गोल था, किस तरह से था, कितने पार्सल थे। फिर वो आपसे ये पूछता है कि इसके अंदर जो है वो किस पार्सल से आपने वो सैंपल बनाया, किस पार्सल से क्या किया। तो वो जो सवालात होते हैं तमाम गवाहों से, उन गवाहों के सवालात के ज़रिए से 10 पैकेट थे चरस के, मंशियात के, और उन्होंने उसमें से किसी एक पार्सल में से कुछ थोड़ा सा लेकर और वो जो है वो केमिकल एग्जामिनर के पास भेज दिया। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कुछ मिकदार केमिकल एग्जामिनर के पास एग्जामिन करने के लिए भेजी है, पूरा माल नहीं भेजा। अगर 40 मन चर्स पकड़ी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 40 मन उसके पास भेजेंगे केमिकल एग्जामिनर के पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप थोड़ी सी भेज रहे। लेकिन अगर 40 मन पार्सल के एक एक मन वाले 40 बैग हैं तो 40 के 40 बैग में से आपको थोड़ी थोड़ी सी वो लेकर नारकोटिक सब्सटेंस वो वहाँ पर केमिकल एग्जामिनर के पास भेजनी है। अगर नहीं भेजी तो मुलजिम छूट जाएगा। यही 2016 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 196 आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये जो माले मुकदमा होता है मंशियात, जब तफ्तीशी के हवाले किया गया होता है तो उस पर यह लिखना ज़रूरी है कि किस वक्त और किस जगह तफ्तीशी के हवाले किया गया है, और अगर उसमें तजाद आ गया तो मुलजिम छूट जाएगा। आपको क्या करना है कि मुलजिम ना छूटे, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि गवाहों की अच्छी तरह से तैयारी कराना पड़ेगी, क्योंकि जो डिफेंस कौंसल होगा, डिफेंस कौंसल आपसे सवालात इस तरह से करता है कि आप ये बता दें कि जब ये चीज़ रिकवर हुई तो आपने जो है वो तफ्तीशी को कितनी देर में बुलाया,
वो किस तरह से आया, उसकी जो है वो सवारी क्या थी, वो अपनी गाड़ी पर आया था या जो है वो सरकारी गाड़ी पर आया था, और तफ्तीशी के साथ और कौन था, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो मौके पर पहुंचा, तो आप जब तक उसका कहाँ इंतज़ार कर रहे थे, और जो रेडिंग पार्टी थी वो किस जगह खड़ी हुई थी, और रेडिंग पार्टी ने जो है वो उसके उसके साथ किस तरह से राब्ता किया कि उसको बुलाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वहाँ पर। अच्छा, ये जो सवालात होते हैं, ये सवालात मुख्तलिफ गवाहों से जब किए जाते हैं, एक के बाद एक तमाम गवाहों से, तो उसके अंदर अगर कोई कंट्रडिक्शन आ जाती है, और अगर उससे ये साबित हो जाता है कि जो वक़ुए की जगह है उससे चाहे 2 कदम आगे हो, चाहे उससे जो है वो पीछे वाली गली में ही चले गए आप, बराबर वाले मकान के सामने निकल गए आप, वो आपके गवाहों से ये पूछ रहा होता है कि आप जिस जगह खड़े थे उसके सामने क्या था, उसके दाएं क्या था, बाएं क्या था, आप चबूतरे के ऊपर खड़े थे या नीचे खड़े थे, आप जो है वो गाड़ी के अंदर थे या ऊपर थे या बाहर खड़े थे या किसी दरख्त के नीचे खड़े थे। तो वो जो बात आपसे पूछता है एक गवाह से, वही बात दूसरे गवाह से पूछता है, फिर वो उसके अंदर कंट्राडिक्शन लेके आ जाता है, और गवाह जो है वो मुख्तलिफ जगहें बताते हैं। तो वो जो मुख्तलिफ जगहें बताते हैं उसकी वजह से जो वक़ुए की जगह होती है और जो माले मुकदमा उसके हवाले करने की जगह होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से जो वक्त होता है वो वक्त भी सबसे पूछता है, वो जो है सब लोगों से अलग अलग पूछता है, एक एक करके गवाहों से। तो गवाह जो है वो उसको ये बताते हैं कि ये 5:10 का वाक़या है, और ये सब सारी कार्रवाई करने में इतनी देर लगी थी, और इस्तगासा बनाने में इतना टाइम लगा था, और हमने इस तरह से उसको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आने में इतनी देर लगी थी, जब वो आया तो उसको हमने इस बारे में बताया, और एक बोलता है कि नहीं वो आया तो हमने 2 मिनट में ये काम कर लिया। तो वो जो सारे मामलात हैं उससे टाइम पीरियड का मामला चेंज हो जाता है, और टाइम पीरियड के चेंज हो जाने की वजह से आपका जो केस होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर गवाहों की सही तरह से तैयारी करा दी जाए इन सवालात की, तो इस मसले से बचा जा सकता है, अदरवाइज मुलजिम छूट जाएगा। ये बात 2016 MLD 2057 2019 SCMR 326 में लिखी हुई है। इसी तरह से बाज़ औक़ात होता ये है कि केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के अंदर यही नहीं लिखा होता है कि इस सब्सटेंस को हमने जो डिक्लेयर किया है कि ये मंशियात है, ये हमने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो है वो सब्सटेंस किसी मतलब उसका जो एनालिसिस होता है वो नहीं होता उसके अंदर, उसमें उसकी वजह नहीं लिखी हुई होती कि किस वजह से इस सब्सटेंस को आपने चर्स डिक्लेयर किया है, नारकोटिक्स डिक्लेयर किया है, वो वजूहात क्या हैं, तो जिसकी वजह से मुलजिम छूट जाता है। अच्छा, आपने जब ये वहाँ भेजना है पार्सल, जब आपने वहाँ से रिपोर्ट हासिल करनी है, अगर वो डिफेक्टिव रिपोर्ट है तो आप जो है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएं, आप जो है वो केमिकल एग्जामिनर से इस बात को पूछें और उससे इस बात को लिखवाएं। अगर उसके अंदर कुछ मसला है तो ये नारकोटिक सब्सटेंस के अंदर आप जो है वो उससे लिखवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपने इसके अंदर एनालाइज का क्यों नहीं लिखा। अगर उसने एनालाइज का नहीं लिखा तो आपका मुलजिम छूट जाएगा। और ये बात लिखी गई है किताब में 2015 PASC क्रिमिनल लॉ जर्नल 3639 पर, 2015 PASC CRLJ 639 पर। अगर जो फ़र्द मकबूजगी होती है और जो सैंपल होते हैं वो मौके पर तैयार नहीं किए गए, यानी कि हमने जो है वो जहाँ से चीज़ को मतलब जहाँ से माले मुकदमा पकड़ा है, जहाँ जिस जगह से हमने चरस को या किसी नारकोटिक्स के आइटम को जिस जगह से हमने रिकवर किया है, उसी जगह पर खड़े होकर हमने उन तमाम चीज़ों में से सैंपल बनाने हैं और वो सैंपल भेजने हैं। अगर हमने उस जगह पर सैंपल नहीं बनाए तो मुलजिम बच जाएगा। आप इस बात का ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी अपने काम में भी, तो मुलजिम नहीं बच पाएगा, अदरवाइज़ मुलजिम बच जाएगा और छूट जाएगा। ये बात लिखी हुई है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1767 पर। और इसी तरह से अगर सैंपल तफ्तीशी की मौजूदगी में नहीं लिए गए और पार्सल उसकी मौजूदगी में तैयार नहीं किए गए
तो फिर भी मुलजिम छूट जाएगा। अच्छा, कहना ये है कि ये नारकोटिक्स के मैटर्स के अंदर डिले जो है वो इतना ज़्यादा काउंट नहीं होगा। भाई ये डिले इस तरह से आपका काउंट नहीं होगा कि अगर आप जो है वो तफ्तीशी को बुलाने में कुछ तवक्कुफ़ होता है, कुछ टाइम लगता है तफ्तीशी के आने में, 10-15 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता। मैटर उसकी सीक्वेंस रखती है कि तफ्तीशी आया, तफ्तीशी के सामने हमने जो है वो ये चीज़ ऐसे करी। मैटर ये बात रखती है कि तमाम गवाहान जो है वो एक बयान दें। मैटर ये बात रखती है कि ये जो चीज़ है वो उसके पास से रिकवर हुई थी। मैटर ये बात रखती है कि सैंपल सब चीज़ों में से निकाले गए थे। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तफ्तीशी आए तो उसके सामने सैंपल बनाए जाएं, और तफ्तीशी आए तो उसके सामने पार्सल बनाए जाएं। सैंपल तफ्तीश की मौजूदगी में अगर नहीं लिए गए तो पार्सल उसके सामने अगर तैयार नहीं किया गया तो मुलजिम छूट जाएगा। आप मुलजिम को नहीं बचा पाएंगे, मुलजिम छूट जाएगा। ये बात लिखी गई है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 62 पर। इसी तरह से कभी अक्सर औकात बल्कि वो जो सब्सटेंस होता है, ये जो मनशियात होती है, चरस होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, ये गाड़ी में से वो रिकवर होती है, और उस गाड़ी का जो मालिक होता है उससे मुताल्लिक कुछ पूछा नहीं जाता, उससे मुताल्लिक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाती है कि जिस गाड़ी में से ये मनशियात बरामद हुई है, गाड़ी की डिक्की में से हुई है, गाड़ी के टायर की स्टपनी में रखी हुई थी, गाड़ी की सीट के अंदर से निकाली गई है, ऐश वोश के अंदर से निकाली गई, जहाँ से भी वो सब्सटेंस निकाली गई है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। इस गाड़ी के मालिक का अगर आपने मालूम नहीं किया तो मुलजिम छूट जाएगा, मुलजिम बच जाएगा। आप इस गलती को अपनी प्रोसिक्यूशन में से दूर करें। ये बात लिखी गई है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 62 पर। इसी तरीके से अगर केस से पहले पुलिस के ख़िलाफ़ मुलजिम ने कोई दरख्वास्त दी हुई है, ऐसा होता है अक्सर औक़ात कि ये जो प्रोफेशनल मुलजिमान हैं, ये जिसके बारे में ये देखते हैं कि ये पुलिस वाले जो है वो, या ये प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं नारकोटिक्स वाले, ये हमें गिरफ़्तार कर लेंगे बहुत जल्द, हमारे जो अफ़ाल हैं वो अच्छे नहीं हैं, और हमारी जो है वो इसके साथ माजरत के साथ सेटिंग नहीं चल रही है, हम उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं टाइम से, तो वो हमें किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर लेंगे। तो वो कोई ऐसी एनिमिटी बनाकर वो पुलिस के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त पहले से फ़ाइल कर देते हैं। अच्छा, मसला इस बात का नहीं है कि उसने एप्लीकेशन लगाई हुई है, मसला इस बात का है कि अगर वो एप्लीकेशन पुलिस के ख़िलाफ़ उसने पहले से लगाई हुई थी, कोई एनिमिटी लिखी हुई थी कि मेरा बेटा इस पुलिस वाले की बेटी से शादी करना चाहता है, अगर उसने एनिमिटी लिखी हुई है कि ये पुलिस वाला शिया है और मैं सुन्नी हूँ, ये मेरे ख़िलाफ़ चल रहा है, मस्जिद के अंदर हमारा झगड़ा चलता है, कोई भी वजह इसने लिखी हुई है, तो उस एनिमिटी को, उस दरख्वास्त को आपने अपनी प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाना है, अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना है, और उसको कोर्ट के अंदर बताना है कि ये दरख्वास्त झूठी है और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बात इस तरह से। अदरवाइज़ मुलजिम छूट जाएगा और ये एनिमिटी का मैटर बन जाएगा। ये बात लिखी हुई है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 243 पर। तमाम पैकेट से सैंपल लेकर एक पार्सल के ज़रिए ये लोग भेज देते हैं। आप ये देखें कि इंतहा है बेवकूफ़ी की कि 10 पार्सलों के अंदर कोई चीज़ पकड़ी गई है, 10-10 किलो चरस के बैग हैं, आपने जो है वो 10 के 10 बैग से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के सैंपल बनाया और एक बैग के अंदर डाल के उसको सील करके मैंने भेजा था वकील साहब, फिर भी बंदा बच गया। तो भाई आप एक पार्सल के अंदर बना के भेज रहे हो, किसी के अंदर कुछ और मटेरियल है, दूसरे में कुछ और मटेरियल है, उसका कलर कुछ और है, उसका कुछ और है, आप जो है वो इस तरह से उसको भेज देते हैं और मुलजिम छूट जाता है, मुलजिम बच जाता है। फिर नाम होता है कि यार वो जो है ना मुलजिमान को जो है ना डिफेंस कौंसल बचा के ले गया, यार ऐसा हो गया, ये हो गया। डिफेंस कौंसल क्या बचा के ले गया, आपने गलती की है, आपकी प्रोसिक्यूशन के अंदर गलती है, आप अपनी मिस्टेक पहले दूर करें। होता ये है कि ये लोग एक अपनी गलतियां करते हैं और बोलते ये हैं कि यार कानून गलत है। कानून गलत नहीं है, कानून सही है, आप अपना काम सही करो। अगर आप जो है वो मुख्तलिफ बैगों से चीज़ें निकाल कर, मुख्तलिफ चीज़ों से निकाल कर और उसको एक सैंपल बनाकर, एक पार्सल बनाकर उसको भेजेंगे तो मुलजिम बच जाएगा, मुलजिम छूट जाएगा। फिर आप बोलेंगे
कोई दूसरी बात, लिहाजा उससे पहले ये किताब पढ़ें। 2011 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1466, और दूसरी किताब है 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1193, और 2015 SCMR 305। इसी तरह से अगर किसी के पास से कुछ मंशियात रिकवर होती है बड़ी मिकदार में, एक जो है वो मंशियात तो इतनी इतनी रिकवर होती है, 200 किलो 500 किलो मंशियात लोगों के पास से रिकवर होती है, उसमें से थोड़ी सी मंशियात निकालते हैं, ये कुछ हिस्सा उसका निकाला और बाकी मंशियात को कह रहे इसको आग लगा दो, इसको दफन कर दो, इसको डिस्पोजल कर दो, ये आगे जाएगी तो हमारे भी लोग जो है ना वो इस तरह के हैं और ये जगह जगह पे बिकेगी और ऐसा हो जाएगा, किसी की नीयत ख़राब हो जाएगी आगे। मैं जो है वो बहुत काबिल ऑफिसर हूँ, बहुत जो है वो इंतज़ामात को संभालना चाहता हूँ, मुल्क के अंदर ख़राबी पैदा ना हो, इसको आग लगा दो। वो उसको दफन कर देते हैं, कहीं जला देते हैं, कहीं डिस्पोजल कर देते हैं, और जो बाकी जो उसकी मंशियात होती है वो कोर्ट में पेश नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कोर्ट में पेश होता है। तो इस सूरत में मुलजिम बच जाएगा, मुलजिम को सज़ा नहीं होगी। आप ऐसा ना करें। ये बात लिखी गई है 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 213 पर। इसी तरह से अगर किसी गवाह का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने 161 का स्टेटमेंट नहीं लिया, आपने गवाह का 161 का स्टेटमेंट नहीं लिया और आप जो है वो उस गवाह को लेकर आ गए कोर्ट में गवाही दिलाने के लिए कि भाई इसने हमें जो है वो इतला दी थी, इसकी इतला पे हम गए थे, या फिर जो है वो ये वहाँ पर मौजूद था जब उसके पास से रिकवरी हुई थी, और जिस वक्त पार्सल बने थे तो उस वक्त ये आदमी मौजूद था, और मकबूजगी इसके सामने बनाए, इस्तगासा इसके सामने बनाए, जो भी बात है। तो ऐसा विटनेस जिसका 161 का बयान नहीं हुआ है और उसको आपने ला के कोर्ट में पेश कर दिया है और आपने उसका ला के कोर्ट में स्टेटमेंट कराया, उसके स्टेटमेंट के ऊपर मुलजिम को सज़ा नहीं हो सकती। ये बात लिखी गई है 2015 YLR 398 पर। इसी तरह से कि केमिकल एग्जामिनर को जो आप मंशियात भेजते हैं, आप केमिकल एग्जामिनर के पास जो चीज़ भेज रहे हैं, जो सैंपल भेज रहे हैं, जो पार्सल भेज रहे हैं, जो उसकी मिकदार है, वही मिकदार जो है वो केमिकल एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट में लिखे कि मुझे इतनी मिकदार मौसूल हुई है। अगर केमिकल एग्जामिनर के ऑफिस के अंदर मौसूल होने वाली मिकदार में और जो आपने भेजने की मिकदार में लिखा है उन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इनके पास ख़राब तराजू हैं, जंग लगे हुए हैं, बैटरियाँ इनकी चार्ज नहीं है, क्या बात है, उल्टी सीधी लिख के ये दे देते हैं और केस भी झूठे होते हैं, तो फिर तो झूठ ही चलेगा ना, झूठ है तो झूठ है। फिर वो अब वो उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, उस फ़र्क की वजह से मुलजिम छूट जाता है। सही है भाई, आप भी करते रहो जो कर रहे हो। ये बात लिखी गई है 2005 MLD 501 में, 2012 YLR 1042 में, 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1193 में कि जो मिकदार आपने केमिकल एग्जामिनर को भेजी है, अगर केमिकल एग्जामिनर के पास उससे कम मिकदार मौसूल हुई है तो नारकोटिक्स का मुलजिम छूट जाएगा। इसको सही करो। दूसरी बात क्या है कि ये निकलती है नारकोटिक्स किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से नारकोटिक्स बरामद हुई और उसके ड्राइवर को, उसके कंडक्टर को या पब्लिक में से जो उसके अंदर मुसाफिर थे उनमें से किसी को भी गवाह नहीं बनाया गया। मंशियात की मलकियत से मुताल्लिक कोई सबूत हासिल ही नहीं किया गया कि भाई ये इतने सारे लोग यहाँ मुसाफिर हैं, इनमें से ये मंशियात जो है वो किसकी है, ये साबित नहीं हो पा रहा। क्या या तो ये भी साबित नहीं हो पाया है कि ये मंशियात किसके कब्जे में से निकली है। तो अगर ये नहीं हो पाएगा कि मंशियात किसके कब्जे में से निकली है, ड्राइवर कंडक्टर से आपने बयान नहीं लिया, पब्लिक से आपने बयान नहीं लिया, तो मुलजिम छूट जाएगा, मुलजिम बच जाएगा, एक्यूटल हो जाएगा। ये बात लिखी है 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1992 में, 2005 क्रिमिनल लॉ जनरल 1198 में, 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1218 में। अगर ये पता नहीं चलेगा कि मंशियात कहाँ से लोड की गई है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर ये पता नहीं चलेगा कि मंशियात कहाँ से लोड की गई है, कौन लेकर आया है इस मंशियात को, तो मुलजिम बच जाएगा। ये बात लिखी है 2014 SCMR 1165 में। इसी तरह से ये जो गलतियां हैं अगर आप अपनी दूर कर लेंगे तो मुलजिम फंस जाएगा। और जो है वो अगर गवाहों की सही तरह से तैयारी कराएंगे, उसमें फ़र्क नहीं आ पाएगा तो मुलजिम को सज़ा हो जाएगी। जो असल मुलजिम उसे सज़ा होनी चाहिए और जिसने जुर्म नहीं करा उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब ये पुलिस की जो नाअहली है, जो इनका इस तरीके से काम को करना है कि किसी के पास से कोई चीज़ रिकवर होती है उसे छोड़ दिया और किसी दूसरे को बंद कर दिया। और कभी ऐसा करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से कोई चीज़ रिकवर हुई नारकोटिक्स की और किसी को भी पकड़ के उसके ऊपर डाल दिया, यार इसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है, यार ये बंदा थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, चादर डाला हुआ इसके ऊपर डाल दो। ये कोई बात नहीं, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जाए वकुआ मुलजिम गिरफ्तारी मुख्तलिफ जगह से है, गवाहों के बयानात में फ़र्क है और मंशियात के वज़न में फ़र्क है। अगर टुकड़ों में है मगर ऐसी कोई तफसील बयान नहीं की गई, किससे कितना सैंपल लिया गया, शापर पेश नहीं किया गया जिस शापर से वो ली गई है, रंग में फ़र्क आ जाता है, ये सब इसमें कोई एक भी मुलजिम साबित करने में कामयाब हो जाएगा, ये सब कुछ या इनमें से कोई एक चीज़। जाए वकुआ मुलजिम गिरफ्तारी मुख्तलिफ जगह से है, जाए वकुआ और मुलजिम की गिरफ्तारी मुख्तलिफ जगह से है, या फिर गवाहों के बयानात में फ़र्क आ जाता है और मंशियात के वज़न में फ़र्क आ जाता है। जो आप बोल रहे हैं वो मंशियात का वज़न नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। अगर टुकड़ों में है मगर ऐसी कोई तफसील बयान नहीं की गई, जब उसने आपको क्रॉस करा बोले नहीं वो तो अलग अलग टुकड़े थे ना वकील साहब, वो तो बात ऐसे थी। अच्छा, किससे कितना सैंपल लिया गया या शापर पेश नहीं किया गया, रंग में फ़र्क आ जाता है, ये सारी बातें पैदा हो जाएं या इनमें से कोई एक बात भी पैदा हो जाए तो मुलजिम बच जाएगा, मुलजिम छूट जाएगा। अगर मुलजिम सही है, अगर मुलजिम जो है वो रियल मुलजिम है, आपने उस पर झूठा केस नहीं बनाया है, तो आप इन बातों का ख्याल रखें, मुलजिम को 100% सज़ा हो जाएगी। वो कैसे, ये बात लिखी गई है 2014 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1193। इसी तरह से मंशियात की जो शक्ल होती है ना, वो गवाहों को याद कराएं। एक गवाह से हम पूछते हैं कि यार वो जो जिस आप नारकोटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो कैसा था, ढेला था, लंबा सा था, गोल था, किस तरह का था, वो बोलता है लंबा सा था। दूसरा गवाह आता है, उससे हम पूछते हैं तो वो बोलता है कि वो तो गोल सा था। चौथा बोल रहा है कि नहीं वो ऐसा था, ढेला सा था। तो वो उसके अंदर फ़र्क आ रहा है कि भाई जो रिकवर हुआ है वो है क्या चीज़, आप कुछ और चीज़ का बता रहे हैं, वो तो ढेला सा है, वो किसी और चीज़ का बता रहा है। तो इस चीज़ों से मुलजिम जो है वो बच जाता है। अच्छा, गवाहों को जो कोर्ट में पेश करा जा रहा है वो ऐसा कर रही है प्रोसिक्यूशन कि गिनती के कुछ गवाह हैं, 4-5 हैं, 8-10 हैं, हर केस के अंदर गवाह वही है। वही गवाह जो है वो एक केस में भी आता है, वही दूसरे में आता है, वही तीसरे में आता है। अब एक ही गवाह को हर केस के अंदर जहां से भी चर्च पकड़ी जा रही है उसके अंदर गवाह वही है। तो जब भी चर्च पकड़ी जाएगी यही गवाह होगा, जब भी नारकोटिक्स पकड़ी जाएगी यही गवाह होगा। इसका मतलब है कि ये स्ट्रोक विटनेस है, और स्ट्रोक विटनेस अगर होगा तो मुलजिम बच जाएगा। जो हकीकत में जो गवाह हैं जिनके सामने नारकोटिक्स पकड़ी गई है उन्हें ही गवाह बनाया जाए, अदरवाइज मुलजिम बच जाएगा। ये बात लिखी है 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 860, 2010 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 157, 2003 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 865 में। मुख्तसरन ये बात कि ये जो नारकोटिक्स के मैटर हैं इसके अंदर लोगों के बरी होने की वजह इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप अपने सब्सटेंस की सेफ कस्टडी और सेफ ट्रांसमिशन के अंदर नाकाम हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन जो है वो इस मामले में नाकाम है कि वो अपने सब्सटेंस को सेफ कस्टडी में रखे और सेफ उसकी ट्रांसमिशन करे। एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाता है, जो भी सब्सटेंस है, चर्च है, जो भी चीज़ है, उस नारकोटिक्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसकी ट्रांसमिशन में किसी किस्म का कोई गैप ना आने पाए। ऐसा ना हो कि तफ्तीशी से
जो सब्सटेंस है वो केमिकल एग्जामिनर के पास जब गया है तो उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा, वो जो हमने मुद्दई के पास से जो मुद्दई ने जो सब्सटेंस पकड़ा है वो सब्सटेंस और वो जो पार्सल हैं वो उसने जब मुद्दई ने तफ्तीशी को दिए, इस बात का कोई सबूत नहीं है, इस बात की कोई एंट्री नहीं है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस के अंदर, ज़्यादातर नारकोटिक्स के केसेस के अंदर बरी हो जाते हैं मुलजिमान। अगर इस बात का ख्याल रखा जाएगा तो मुलजिमान बरी नहीं होंगे। और फिर वही बात जो हमारे उस्ताद मोहतरम नासिर अहमद एडवोकेट फरमाते थे कि अगर नारकोटिक्स का केस मेरे पास आ जाए और मैं प्रोसिक्यूशन साइड से हूँ तो कोई एक मुलजिम भी बचेगा नहीं, किसी एक मुलजिम को भी ये नहीं होगा कि वो सज़ा से बच जाए और उसे सज़ा हो जाएगी। और मैं उनकी बात को जो है वो 100% मानता हूँ इस बात को कि अगर इन तरीक़ों के हिसाब से बिल्कुल सेफ़ कस्टडी का ख्याल रखते हुए, सेफ़ ट्रांसमिशन का ख्याल रखते हुए नारकोटिक्स का केस चलाया जाएगा तो मुलजिम को सज़ा हो जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन की गलती होती है जिसकी वजह से मुलजिमान छूट जाते हैं। लोग जो है वो ये दावे करते हैं कि हमने 40 मन के अंदर और 100 मन के अंदर और 500 किलो के अंदर नारकोटिक्स के मुलजिम को छुड़ा दिया। 500 किलो का मुलजिम और 5 ग्राम चर्स का मुलजिम एक बराबर है। उन दोनों की एविडेंस एक हिसाब से चल रही है, चाहे उनकी सज़ाओं के अंदर फ़र्क है 69A, 69B, 69C, लेकिन उसकी जो एविडेंस जो चल रही है, उसके जो मामलात हैं, उसके ऊपर जो एक्ट अप्लाई हो रहा है वो सेम है। और अगर उसकी सेफ ट्रांसमिशन के अंदर मसला नहीं आएगा तो 5 ग्राम चर्स के मुलजिम को भी सज़ा हो जाएगी। और ये नासिर अहमद एडवोकेट हमारे उस्ताद का ये दावा कि अगर मुझे प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई नारकोटिक्स का केस चलाने का मौका मिले तो वो मुलजिम नहीं बचेगा, और अगर वो मुलजिम बच जाए तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। ये बात उनकी 100% सही है। कभी भी कोई मुलजिम बचेगा ही नहीं अगर सही तरह से केस को चलाया जाएगा। थैंक यू सो मच।